Hello everyone, in today's video we will be discussing CBSE class 9 science and we will be starting with chapter 8, that is motion. Hello students, I am Shweta Mittal from Triumph Classes. Let's start with first chapter of physics, that is chapter 8, motion. So we'll be starting with what actually the definition of motion is. So have you students seen people moving around? Have you ever seen birds flying? Have you ever seen people moving from one place to another? So that is the main thing, motion. And we can define it in words as movement of any object from one position to another position with respect to the observer. That is called motion. अच्छा, अगर हम इसके कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड की बात करें तो मोशन मतलब कोई चीज मूव हो रही है और इसका कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड है रेस्ट, मतलब कोई चीज रुकी हुई है। जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात करूं, अगर मैंने इसे अपने हाथ पे रखा हुआ है तो ये बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन अगर मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ तो मेरे हाथ के साथ साथ ये पेन भी मूव कर रहा है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो रेस्ट की डेफिनेशन होगी a body is said to be in state of rest when its position does not change with respect to reference position. Now I request all students to imagine few examples of motion or rest in your mind. क्या आप सोच पाए? ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ। मोशन मतलब जैसे कि आज हम एक छोटी सी गाड़ी में बैठ के घूमने के लिए निकले हैं। रेस्ट का मतलब कि आज मैं एक छोटी सी बेंच पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूं। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट का मतलब समझ में आया? ओके, लेट्स मूव फर्दर। मोशन और रेस्ट के बाद बात आती है कि हम किसी मोशन को मेजर कैसे कर सकते हैं, हम किसी मोशन को, अपने मूवमेंट को, अपनी चाल को किस पैरामीटर पे जज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो मेन पॉइंट्स आते हैं, एक है हमारी पोजीशन और एक है रेफरेंस पॉइंट। चलिए एक देखते हैं, ये नंबर लाइन, ये शायद आपने मैथ्स की क्लास में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो उसके लिए आप हमारे मैथ्स क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उसमें हमने चैप्टर 1 9th क्लास का उसमें नंबर सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहीं से रेफरेंस लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लाइन सिस्टम से। तो सबसे पहले जानते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्योंकि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर करनी पड़ती है और शुरुआत हम हमेशा करेंगे एक रेफरेंस पॉइंट से। तो ये है मेरा इस नंबर लाइन का रेफरेंस पॉइंट और इसे हम किन्हीं शब्दों में अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसे बोलेंगे ओरिजिन। ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा ही किसी भी मोशन को मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन ही माने। हमारा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से अलग भी हो सकता है, लेकिन हम शुरुआती एग्जांपल्स में ओरिजिन को ही अपना रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। अब ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? ये वो एक पॉइंट है जहां से हम अपनी मेजरमेंट करनी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं आप सबकी अपनी लाइफ से। जैसे कि आप लोग अपने स्कूल जाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं अपने घर से। हम घर से निकलते हैं स्कूल की तरफ, ये हमारा स्कूल है। ठीक है, तो अब मैं अपने स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली। मैं थोड़ी दूर आगे सीधी चली, उसके बाद मैंने एक टर्न लिया और मैं मुड़ गई। तो मेरा जो घर हुआ वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हुआ और ये जो मेरा स्कूल हुआ वो मेरा एक एंड पॉइंट हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये हुआ हमारा एंड पॉइंट। अब इसी के साथ बात आती है हमारी एक और छोटी सी वर्ड समझने की, जो कि होता है पोजीशन। अब ये रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन, एंड पॉइंट, इस तरीके के शब्दों को समझने का मतलब क्या है, हम क्यों इन छोटी छोटी
डेफिनेशंस को जानना चाहते हैं, इन सब की हेल्प से हम आगे के हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी वर्ड्स में बात लिखी गई है उसको समझ पाएँ, उन वर्ड्स को हम अल्फाबेटिकली भी लिख पाएँ, हम उन वर्ड्स को नंबर्स के लैंग्वेज में लिख पाएँ ताकि हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। तो रेफरेंस पॉइंट हुआ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट हुआ हमारा जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं। अब पोजीशन क्या चीज है? पोजीशन मतलब कि फिलहाल हम क्या कह रहे हैं। एक पॉइंट पे हम एक टाइम, पोजीशन को हम एक टाइम फ्रेम से जोड़ के उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो इस बोर्ड, अगर ये बोर्ड मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये व्हाइट बोर्ड मेरा रेफरेंस पॉइंट है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि मैं बोर्ड के राइट साइड खड़ी हूँ, तो मेरी पोजीशन हुई राइट साइड ऑफ द बोर्ड। अब मैं थोड़ा सा मूव करी, मैंने मोशन लिया, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं बोर्ड के लेफ्ट साइड हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या हुई? लेफ्ट साइड। अब दोस्तों ये देखिए कि लेफ्ट और राइट मैंने किस कंटेक्स्ट में बोला है? मैंने इस कैमरा के कंटेक्स्ट में बोला है, जो कि सीधा मेरे सामने है। उस कंटेक्स्ट में मेरी पोजीशन लेफ्ट और राइट हुई। इसका मतलब जो मेरा कैमरा है वो ऑब्जर्वर है, उसकी निगाहों से मेरी पोजीशन लेफ्ट और राइट हुई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मैं अपने घर से निकली, उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए इस डायरेक्शन में चली, तो मेरी पोजीशन 10 मिनट बाद होगी इस पॉइंट ए पर। उसके बाद मैं राइट साइड की डायरेक्शन में चली, तो मैं अगर पूछूं कि मैं 20 मिनट्स बाद किधर पहुंची, तो मैं बोल सकती हूँ कि 20 मिनट्स बाद मैं थी अपने एंड पॉइंट पे, मतलब कि पोजीशन डी पर। ठीक है, तो हमें मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, हमें रेस्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई, हमें रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया, हमें एंड पॉइंट समझ में आ गया, हमें पोजीशन समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि हम पोजीशन को पॉजिटिव या नेगेटिव किस वे में कह रहे हैं। हमने यहां से अपनी पोजीशन को मेजर करना स्टार्ट किया। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था, यही हमारा ओरिजिन था। अगर मैं इस ओरिजिन के राइट साइड की तरफ चल रही हूं, तो मैं कहूंगी कि मैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही हूं, और अगर मैं इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड चल रही हूं, तो मेरी पोजीशन होगी नेगेटिव में। क्योंकि हम अपने ओरिजिन को हमेशा राइट साइड की तरफ बढ़ता हुआ समझते हैं और बैक साइड की तरफ उसको नेगेटिव लेते हैं। ओके, नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग मोशन एक बार समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके टाइप से। टाइप्स ऑफ मोशन को हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए डिपेंड करता है कि जो भी हमारी बॉडी है वो किस पाथ को फॉलो करके मूव कर रही है, मतलब कि वो एक रेफरेंस पॉइंट से किस तरीके से अपना मूवमेंट कर रही है। क्या वो अपने रेफरेंस पॉइंट से सीधी जा रही है, घूम के जा रही है, या फिर बार बार इधर उधर जा रही है, किस तरीके से। तो हम मोशन को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सर्कुलेटरी, लीनियर और ऑक्सिलेटरी। अब एग्जाम्पल्स की मदद से इन तीनों मोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलेटरी मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। आपने देखा होगा कहीं एग्जाम्पल, जैसे एक हमारा एथलीट है, वो एक प्लेग्राउंड में किस तरीके से भागता है। ये उसका प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो हमारा एथलीट है वो यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, पूरे पाथ को कवर करता हुआ वो यहाँ एंड पॉइंट तक आता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ सर्कुलेटरी मोशन का, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रही है, ठीक है, वो एक सर्कुलर मूवमेंट में जा रही है। वो हर टर्न पे, हर थोड़े थोड़े टाइम इंस्टेंसेस पे अपने आप को टर्न कर रही है, एक कर्व की पोजीशन को ले रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप आता है हमारा लीनियर मोशन का। लीनियर मोशन हम नर्वस सिस्टम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो एक सीधा पाथ फॉलो कर रही है, बिल्कुल सीधी तरीके से। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ लीनियर मोशन का। जैसे कि हमारी गाड़ी, वो चाहे तो एक सर्कुलर मोशन भी कवर कर सकती है, वो डिपेंड करेगा आपकी रोड पे कि आपकी गाड़ी किस तरीके की रोड पे चल रही है। अगर हम किसी एक हाईवे पे सीधे सीधे जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम एक लीनियर मोशन कवर कर रहे हैं। वहीं अगर वो हमारी गाड़ी किसी टर्न पे जा रही है तो एक वो पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन को, सर्कुलर पाथ को कवर कर रही है। इसके बाद हमारा तीसरा टाइप ऑफ मोशन भी आता है जो कि है हमारा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या आप लोग कभी मंदिर गए हैं? मंदिर में घुसते ही हम सबसे पहले एक बेल रिंग करते हैं, ठीक है? ये एक हमारी बेल है, हम इसको रिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बेल रिंग करते ही उसके अंदर जो एक गॉन्ग होता है वो लेफ्ट राइट हमारे बेल के ऊपर हिट करता है, जिससे कि एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं बात करूं इस गॉन्ग की, इसका मोशन हुआ वाइब्रेटरी। ये एक बार लेफ्ट जाता है, एक बार राइट जाता है। एक सेंटर पॉइंट से कोई भी चीज अगर लेफ्ट राइट मूव करती है तो इसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। इसके और एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये हुए हमारे 3 टाइप्स ऑफ मोशन, सर्कुलेटरी, लीनियर और वाइब्रेटरी। अब जितने भी हमने इमोशंस पढ़े हैं इनके हम आगे और भी ज़्यादा डेफिनेशंस और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उन डेफिनेशंस को जानने से पहले हमें 2 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। उन 2 वर्ड्स के नाम है स्केलर और वेक्टर, क्योंकि जो भी हम क्वांटिटी मेजर करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसे किस टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। जैसे कि स्केलर की, अगर एक बार पहले हम स्केलर की डेफिनेशन जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी विद विच डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। अच्छा, स्केलर और वेक्टर से पहले क्या आपको पता है क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज को मापने का एक जरिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं पानी की, उस पानी को आप कैसे मेजर करते हो, किस मात्रा, आप क्या बोली, अगर मेरे हाथ में एक ग्लास है और उसमें थोड़ा सा पानी है तो मैं उस पानी के बारे में क्या कह सकती हूँ? क्या वो पानी ठंडा है, क्या वो पानी गर्म है? तो ये ठंडे और गर्म को बोलने का तरीका ये हुआ एक क्वांटिटी, ठीक है? अब अगर दूसरा तरीका, क्या मैं बोलूं कि वो पानी उस ग्लास में पूरा भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है, तो ये हुई उसकी वॉल्यूम कि उस पानी ने उस ग्लास के अंदर कितनी जगह घेरी हुई है। तो ये सब चीजें हुई उसकी क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनसे हमारी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। अब अगर हम मोशन के टर्म्स में बात करें तो मोशन की कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनका हमारी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मास और टेम्परेचर। जैसे अगर मैं किसी चीज को तोलूं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आज मेरा वजन इस डायरेक्शन में इतना था, उस डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में इतना है। जैसे मेरे पास एक ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर को मैं यहाँ मेजर करूंगी एक वेइंग स्केल पे रख के, तब भी ये 100 ग्राम्स का ही होगा। अगर मैं इसको यहाँ रख के मेजर करूंगी तब भी ये 100 ग्राम्स का ही होगा। इसकी पोजीशन चेंज होने से इसके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें इससे सिर्फ और सिर्फ इसकी क्वांटिटी ही एसोसिएटेड है, हमारी डायरेक्शन का इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद कुछ क्वांटिटीज आती हैं जो कि होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। उन क्वांटिटीज से हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एसोसिएट होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी विद विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर एसोसिएटेड। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल है फोर्स और पोजीशन।
जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं सुबह उठ के मैंने योगा करी, एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने सुबह उठ के योगा करी और उस योगा में सबसे पहले मैंने करा सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार हम जनरली सूर्य की तरफ देखते हुए करते हैं, मतलब कि हम ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर करते हैं। तो मैं कहूंगी कि मेरी पोजीशन से एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है और वो डायरेक्शन है सन राइजेस इन द ईस्ट। तो वो मेरी डायरेक्शन है कि मैं ईस्ट की तरफ देख के खड़ी हुई हूँ। तो मेरी उस पर्टिकुलर मोशन से एसोसिएट एक डायरेक्शन भी है कि मैं अपने कमरे से या एक रेफरेंस पॉइंट से कुछ दूरी पर खड़ी हूँ और मेरा मुंह ईस्ट की तरफ है। उसके एग्जाम्पल्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं फोर्स और पोजीशन। पोजीशन आपको समझ में आया, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मैं किस डायरेक्शन में खड़ी हुई हूँ, तो वो मेरी पोजीशन हुई। तो हम बात कर रहे थे वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जाम्पल की। हमने समझा कि पोजीशन क्या होती है, इसके बाद हम देखेंगे कि फोर्स को क्यों हम कह रहे हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि अगर मैं मानूं कि एक ये वुडन बॉक्स है, ठीक है, और ये एक वुडन बॉक्स एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो इस वुडन बॉक्स का जितना भी प्रेशर है, जितना भी फोर्स है, वो सारा इस डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब टेबल के ऊपर जो भी बोझ है वो उसके बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। तो इसके साथ मैंने एक डायरेक्शन एसोसिएट करी, इसलिए मैं कह रही हूं कि ये जो मेरा बॉक्स है, इसका अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं, उस फोर्स की एक डायरेक्शन भी है, इसीलिए ये फोर्स मेरा बन गया वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। हम एक स्केलर की अगर बात करें, तो जैसे कि मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब मेरा कि टेम्परेचर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो जनरली हम अपना बुखार मेजर करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा बुखार आया है 101 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसके साथ हमने कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं करी। ऐसा नहीं कि एक कमरे में मेरा बुखार 101 डिग्री सेल्सियस आएगा और दूसरे कमरे में मेरा बुखार 101 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, इससे हमारी कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं है। तो इसलिए हम टेम्परेचर को बिना किसी डायरेक्शन के लिखेंगे। वहीं अगर बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास हमारा एग्जाम्पल है फोर्स, ठीक है। अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम न्यूटन टर्म्स में उसको कैलकुलेट कर दें, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो हम उसको बोलेंगे कि किसी चीज का फोर्स है 10 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में, और इसको डिनोट करने का एक तरीका है इस तरीके से, एक एरो से। तो अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, उसके सिंबल के ऊपर हम एक एरो इस तरीके से लगा देते हैं, तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर बन जाती है। उस क्वांटिटी के साथ समझो हमने एक डायरेक्शन को एसोसिएट कर दिया है, जैसे कि फोर्स। ये सही तरीका है फोर्स को डिनोट करने का, एक एरो के साथ। वहीं अगर हम स्केलर की बात करें, तो स्केलर में जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, उसे हम T से डिनोट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कोई एरो नहीं लगाएंगे, मतलब हम उसके साथ किसी भी डायरेक्शन को एसोसिएट नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।